Hello and welcome everyone to episode 19 of Digitales. My name is Faizan Sayed and today I have the extremely talented Yasra Rizvi with us to talk about many things. How are you today, Yasra? I'm very good. Good? Thank you so much for having me over. Digitally. Thanks for joining us. The title of today's episode is Be a Churel. And you're the star of a very successful digital show. It's got a global audience, and you play this character that breaks all convention, and you play it so effortlessly. And from what I understand, you break all convention in your personal life as well. How difficult is it in Pakistan to be a woman who breaks convention? And how do you deal with that? ऐसा कुछ मैंने सेट आउट नहीं किया था करने को कि मुझे कन्वेंशंस ब्रेक करने हैं जिंदगी में, लाइक while I was growing up or while I was in college or while I was getting married. ये मुझे बस अपनी मर्जी से जिंदगी जीनी थी, तो वो मैंने हमेशा काइंड ऑफ जी है, और उसके लिए जितनी मुझे लड़ाई करनी पड़ती थी मैं लड़ भी लेती थी, बट आई वाज नॉट रेडी टू सेटल फॉर कि ये आसानी से हो सकता है तो इसको कर लेते हैं, चाहे वो मेरी दिल की ख्वाहिश है कि नहीं. मुझे अपनी ख्वाहिश से चलने का शौक है जरा, बस बचपन से थोड़ा. ये तो नहीं है कि आपको लड़ने का शौक है इसलिए आप ऐसी चीजें पकड़ती हैं जहां पे थोड़ा सा इंटरेक्शन ऐसा हो कि यार लड़ाई हो जाए तो उसमें मजा आए. इसीलिए मैंने क्लियर किया कि मुझे कन्वेंशन नहीं ब्रेक करना था, वो मेरी इंटेंशन नहीं थी. इत्तेफाक ऐसा है कि जो कुछ मुझे चाहिए था और जैसे मैंने जीना था वो कन्वेंशन को ब्रेक कर रहा था, तो उसके लिए मुझे लड़ना पड़ रहा. तो मुझे कोई ऐसी मोर्चे नहीं निकालने थे, और मुझे कोई आई डिडंट वांट टू बिकम लाइक अ पॉलिटिकल लीडर और समथिंग, और लाइक सोशल ब्रेक थ्रू आइकॉन, और ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं था बचपन से. बस मुझे अपने ढंग से जीना था और जो मुझे करना था वो मुझे करना था. तो वो आई थिंक माय पेरेंट्स सेंस्ड इट एज वेल वेरी अर्ली ऑन. They did try to fight it just a little, but वो दोनों काफी प्रोग्रेसिव से लोग हैं, जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, तो उनको पता था कि ये फिर हमारा ही डीएनए है. तो अच्छा, तो जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पेरेंट्स का तो डीएनए तो यही होगा. फिर इसका मतलब कि आप बिल्कुल सही जो है, वो कहते हैं ना, एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री. ये तो एप्पल ट्री में ही रह गया ऐसा लगता है. यस, हालांकि मुझे इस बात से बड़ी चिढ़ चढ़ती थी बचपन में, क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिक्स से, करंट अफेयर से मैं बड़ी चिढ़ती और भागती थी कि मुझे इन जैसा नहीं होना. लेकिन अभी मुझे ऐसे लगता है अपनी जिंदगी देखकर कि मैं काफी उन जैसी ही हूँ. तो इसमें जो लड़ाई करने में जब कन्वेंशन ब्रेक करते हैं, ठीक है ना, कन्वेंशन जब इंसान ब्रेक करता है, दो चीजों की बड़ी जरूरत होती है जो मुझे समझ आती है. पहली बात तो है कि अंदरूनी एक इंटरनल हिम्मत जो है यार, कि कन्विक्शन और हिम्मत चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टेंटली लोग आप पे सवाल करते हैं, ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और यूर कॉन्स्टेंटली सेकंड गेसिंग योरसेल्फ, राइट. एक तो एक इंटरनल विल पावर और हिम्मत. दूसरा ये है लड़ाई करना. मतलब लड़ाई भी आई डोंट मीन इट लाइक आप फिजिकली लड़ रहे हैं, बट टू बी एबल टू डिफेंड, right? You're not actually aggressively arguing and fighting, but you're defending your position. ये दो चीजें, how do you get the energy, or where does this come from internally for you? The operative word being here, energy. I just had it by default. I'm a hard-working human being. I have worked very hard for everything I've wanted in life. Every decision that I've made, things didn't come easy to me. So naturally मेरे अंदर थोड़ा सा ये जो बहुत मेहनत कशी का एक element, again it's probably my DNA. Both my parents are very hardworking people, and the energy that was again there, it just always was there. मैं दोनों चीजों का credit नहीं ले सकती, ये थी बस हमेशा से मुझ में. अभी अब जब like अब मुझे ऐसे लगता है like when you're in your mid 30s you feel कि अच्छा अब थोड़ी हिम्मत कम हो रही है, फिजिकल हिम्मत थोड़ी सी कम होने लगती है, बट अंदर वही जज्बा है मेरा. तो अभी भी मैं I have absolutely no way to define the source of it. It just comes from this very strange place inside, but it's always there. हालांकि I think I'm a chronically suicidal person too. It's a very conflicting state that I exist in, because the artist, the romantic, the poet inside me always wants to, I want to kill myself.
look at this, I don't want to live in this. But then there is this revolutionary as well, I think, somewhere, because of my parents, who says, no, but you can't back down, you can't stop, you gotta go. Yeah. So I keep But then what's conflicting to me in terms of your history is you've done an MBA, right? You did that from bachelor's in England, right? business. Bachelor's in business, right? A bachelor's in business goes into acting, becomes a poet. How can you explain that thought process? Because a business person is usually not a poet. It's about dollars and cents, creating value, commercial value for themselves, for their lives. पैसा बनाना है business वाले ने, right? बिजनेस वाला पोएट्री का कभी नहीं सोचता है. तो ये मुझे प्लीज थोड़ा सा, और वो भी जर्नलिस्ट की बेटी बिजनेस करने जा रही है, जो कि जर्नलिज्म के बिल्कुल खिलाफ है बाय द वे, और फिर वो पोएट्री में जा रही है. तो मुझे ये थोड़ा सा जर्नी का आप समझाएंगे ये कैसे हुआ? जैसे चाइल्ड एक्टर्स होते हैं ना, मैं चाइल्ड पोएट थी, और तो मैं स्कूल में सब करती थी, अपना एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह, डिबेट्स, मिलाद में भी मजमून पढ़ती थी, नात भी पढ़ती थी, कल्चरल शो में डांस भी करती थी, और सब करती थी मैं एक्स्ट्रा करिकुलर. और शायरी मैंने बचपन में शुरू की थी. तो ये बात मैं अक्सर इंटरव्यूज में कह चुकी हूँ, लेकिन यहाँ क्विकली दोहरा देती हूँ कि 15-16 साल की उम्र में ओ लेवल्स वगैरह के टाइम में जब कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग पढ़नी शुरू की, तो मैंने कहा पैसे बनाएंगे, जाएंगे कहीं बार बार पढ़ेंगे, ये नहीं करना मुझे. इसमें क्या है और ये क्या है, इसमें क्या खास बात है. और वो वहां पर मैंने एक स्विच ले लिया. सब जा रहे थे, सब कह रहे थे बैचलर्स इन बिजनेस बड़ा इन हुआ है, और अमेरिका भी जाने का दिल था, बस चले गए, पढ़ लिया. बट वहां नहीं, तो इस वक्त फाइन आर्ट्स क्यों नहीं किया, या फिल्म क्यों नहीं किया, या अपने पैशन को परस्यू क्यों नहीं किया? अगर बाहर जाके पढ़ना ही था. एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था. स्कूल में कभी एक्टिंग नहीं की. अच्छा, कभी नहीं की, लेकिन शायरी की थी, शायरी, मजमून वगैरह किए थे, लेकिन शायरी और ऐसे राइटिंग करती थी बस. और वो भी इसलिए क्योंकि मुझे ना स्कूल में रहने का शौक था. आफ्टर स्कूल मुझे बस कुछ कर रहे होना होता था, क्योंकि घर में क्रिएटिव राइटिंग ही जाके पढ़ लेते. राइटर्स की इतनी कमी है हमारे मुल्क के अंदर. क्रिएटिव राइटिंग में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस आती थी करनी. 15-16 साल की उम्र में क्या पता होता है, मेरे ख्याल में मुझे तो नहीं पता था कि मेरा इंटरेस्ट क्या है. मुझे तो उस वक्त कोई बंदा कहता था कि अच्छा सा कोई बॉयफ्रेंड हो, क्यूट हो, प्यार करता हो मुझसे, तो फिर और मैं बस खुश रहूंगी उसके साथ. शादी, यानी कि बेसिकली जहाँ ट्रेंड जा रहा था वहीं चले गए, कॉमर्स, बिजनेस की तरफ. फिर वो तो आंखें कब खुली कि यार नहीं यार, ये तो मेरा सीन ही नहीं है? आंखें भी खुलने का भी ना मेरा एक बहुत ड्रामाई सा वाकया है, और वो ये कि मैं जब वापस आ गई बैचलर्स करके, तो आई वाज मैं यूफोन में A-levels के बाद मैंने एक जगह इंस्टा फोन हुआ करता था, एक कंपनी, उसमें इंटर्नशिप की थी. तो जब मैं वापस आई तो वो मेरे जो मैनेजर थे वो यूफोन में जा चुके थे, HR में, और मैं HR ही पढ़ कर आई थी. तो मैं उनके पास गई, मैंने कहा अब मैं आ गई हूँ और मेरे पास ये डिग्री है. तो उन्होंने कहा आओ तुम इंटर्नशिप करो यहाँ पे, और फिर तुम 2 महीने बाद ना तुम्हें किसी अच्छी पोजीशन पे हम ले लेते हैं, एंट्री लेवल. तो मैं वहां बस बैठी हुई थी, और वही इस्लामाबाद में बारिश हो रही होती है सर्दियों में, हल्की फुल्की सी. तो और वो बड़ा अच्छा सा उनका दफ्तर है, जहाँ से पूरी शीशों वाले फसाड वाले दफ्तर होते हैं ना, जहाँ से आपको बाहर नजर आ रहा होता है. पोएट के लिए परफेक्ट व्यू है वो. हाँ, तो मैं वहां पर ना जॉब एनालिसिस पे बैठी हुई एक ट्रेनिंग मैनुअल बना रही थी. एंड आई डोंट नो, इन दैट मोमेंट आई वाज लाइक, do I want to do this for the rest of my life? And this was just, I think, a month into the whole thing. And you were what, 22 at the time, probably? 21, I think. Wow. And you made that decision then, Yeah. Okay, bhai, at this point, 21 पे decide कर रहे, do I want to do this for the rest of my life? अभी life शुरू भी नहीं हुई है. हाँ, I knew कि challenges भी हैं, क्योंकि अम्मी बहुत गुस्सा होंगी, क्योंकि उनके पैसे भी लगे हैं बाद पढ़ाई में. कुछ मैंने खुद कमा के किया, कुछ उन्होंने भेजे. तो वो एक कॉम्बिनेशन था, पर महंगा था उस वक्त भी ना. तो बट आई जस्ट थॉट फॉर 5 minutes एंड आई फेल्ट कि नहीं. तो बस मैं वहीं से उठी, मैंने वो कंप्यूटर बंद किया और मैं अपने मैनेजर के पास की. मैंने कहा आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, but I don't think I will be able to do this or come to an office like this for the rest of my life. It's not me. Wow, so I just went, big decision. And he's like कि क्या कर रही हो तुम अभी, you know, like अभी तो the organization ने start किया है, you have a degree from US, HR में degree है, you can grow very quickly. I was like हाँ, but नहीं करना मुझे.
एंड आई गॉट डाउन, वहां से उतरी, वॉक करती हुई F6 अपनी फ्रेंड के घर गई, वहां पकौड़े खाए, उसको बताया कि अब ये नहीं करना। कहती फिर क्या करना है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, बट ये नहीं करना, बिजनेस नहीं परसू होगा मुझसे। तो बस उस तरह फिर चीजें बनती गई और कुछ ना कुछ होता गया। तो थिएटर में पहली दफा मैंने प्ले लिखा था और डायरेक्ट किया था, और वहां से फिर मेरा ये क्रिएटिव राइटिंग वाला सिलसिला। पोइट्री ऑल्सो डिड नॉट कम बैक एट दैट टाइम, पोइट्री केम बैक मच लेटर। तो ये कुछ अच्छा ऐसा सा ही है, whims and leaps of faith and instinct. My entire life is actually made up of decisions that are based on my instincts. That's it. There was no agenda ever. That is why when people ask me कि अच्छा आपने तो ये किया है तो अब आप feminist हैं, I'm like पता नहीं यार। आपने अब ये किया है तो आप तो बहुत decent औरत हैं। मैंने कहा यार पता नहीं यार। अब आपने ये कर लिया है तो आप थोड़ी indecent हो गई है। मैंने कहा गालिबन हो सकता है। तो मेरा कोई ऐसा पैटर्न और एजेंडा नहीं है लाइफ में। तो मुझे ये बताएं, अब आपने इंस्टिंक्ट पे यू टुक अ डिसीजन एंड यू वॉकड अवे फ्रॉम दिस कुशी जॉब, बाहर से पढ़ के आए हैं, ठीक है ना, मतलब आपने बेसिकली हर कॉलेज ग्रेजुएट की ड्रीम सुना दी कि यार मैं बाहर से पढ़ के आके टेलको में लग गया इस्लामाबाद के अंदर, वो भी अच्छी पोजीशन में, और फिर आपने वो ड्रीम शैटर करके कह दिया कि मैंने वो छोड़ दी, ठीक है। अब आपने इंस्टिंक्ट फॉलो किया, यू फॉलोड योर इंस्टिंक्ट and you shattered like the average like graduate's dream. When was the first time from this moment that your instinct paid a dividend? यानी कि वो आपके instinct का जो नतीजा था, आपने कहा यार देखो सही किया मैंने, ये देखो ये हो गया। When did that, what was that first time? कितने साल बाद हुआ? Never. कुछ the only thing that has happened, the only thing that has happened is that I can make a living. जो मुझे मतलब there must be something, वो living shiving तो साइड पे ना, but there must be something you say, हाँ यार कौन से एक प्ले हो गया, एक ड्रामा हो गया, चुड़ैल्स का रोल हो गया, what a great role and what a sort of stand out role that was ना। मैं और पंगे ले लेती हूँ, तो लाइक पैसे कमाए, अच्छा अपने आप को सेटल किया, वो अच्छा चलो अब एक घर में सेवक किया, फिर उसको बेच के एक फीचर फिल्म बनाने चले गए, वापस आएंगे तो किराया भी नहीं है उस पेल से, घर बेच दिया फीचर फिल्म बनाने के लिए। हाँ, फिर एक आए हैं वापस, तो अभी एक स्पेल किया है और वापस आए हैं तो किराया भी नहीं है अगले महीने का। पिछले 2 साल से उसी को पे ऑफ कर रही हूँ, उस पहले स्पेल को भी अभी तक। तो you know I keep on doing like, see my whims are very crazy. There is no time for a dividend. I'm always paying for my choices. It's so there must have been one win, right? Like post that job when you quit, what in your mind you must have been like, हाँ this ये एक अच्छा मोमेंट था, ठीक है ये सही था, कुछ तो होगा। अगर आप मुझसे इस तरह पूछे ना तो फिर हर मोमेंट इज अ विन, बिकॉज मैं मुसलसल अपनी मर्जी से जीती हूँ। और कौन है मेरे एज ग्रुप में जो अपनी मर्जी से राइटर डायरेक्टर एक्टर खुद 25 लोगों को ले भी गया फीचर फिल्म बनाने, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, और वो भी कमर्शियल बॉक्स ऑफिस। आधी पड़ी भी है बन के, आई डोंट केयर, मैंने तो कागज पे पूरी बना ली और आधी शूट भी कर ली, मैंने सारे गाने भी बना लिए। तो उसके बाद मैंने लॉकडाउन में दूसरी भी बना ली ऑलमोस्ट तकरीबन, तो यू नो वाओ, तो इस तरह जीती हूँ, तो ये विन्स हैं। तो मुझे एक बात बताएं, अच्छा अब लेट्स कम टू दैट फॉर अ सेकंड, आपने एक्चुअली में अपना घर बेच दिया था एक फिल्म बनाने के लिए? हाँ, ये मैंने किसी इंटरव्यू में नहीं बताया क्योंकि मेरी अम्मी को नहीं पता है ये बात। नहीं तो हम किसी को नहीं बताएंगे, प्रॉब्लम आपस की नहीं, वो किसी मैं प्रॉमिस आपकी अम्मी को नहीं बताऊंगा। लेकिन मुझे एक सेकंड walk me through the thought process that you had, because a lot of people I've met a lot of kids who are very interested in entrepreneurship and setting up business, और कैसे करें, क्या करें, इन्वेस्ट करें। You took that leap of faith and said जहां मैं रहती हूँ मैं उसको बेच के अपने एक प्रोजेक्ट, अच्छा शुक्र, ओके ठीक है। मैं रहती in a rental house. So I saved up. By the age of 36, my mom sent me some money. I paid all the installments, and by 36, I had a villa. So now that's your it's your security. It's a life security के बाद रिटायर के बाद बेच देंगे और फिर हम आराम से जिएंगे। अब वो सिक्योरिटी बेच दी, वो बेच दी और फिल्म बनाने के लिए। For me, that was seed money. इतनी बातें तुमने की हैं 5-6 साल से, इतनी तुम क्रिटिकली लोगों की फिल्में देखती हो, इतनी तुम्हें बकवास करने की आदत है, जो लेके तो जाओ ना, फ्लोर पे जाओ, जरा 100 बंदों में खड़ी होकर डायरेक्ट तो करो पहले। तो वो मेरे लिए सीड मनी था मेरे पास, वो मैंने, अब मेरे पास 36 साल की उम्र में एक चॉइस थी, क्या मैं एक होम ओनर होना चाहती
या मैं एक फेल्ड फिल्म मेकर होना चाहती हूँ। मैंने कहा एंड लैटर नहीं इज नहीं, बट चॉइस ऐसे तो नहीं प्रेजेंट किया होगा कि यार मैं होम ओनर वर्सेस फेल्ड फिल्म मेकर. चॉइस वाज सक्सेसफुल बॉक्स ऑफिस फिल्म मेकर वर्सेस एवरेज होम ओनर. यू मस्ट हैव इन योर माइंड टोल्ड योरसेल्फ दैट, ना? I am such a realist as well. Surprisingly, I don't know how all these things coexist in my head at the same time. कि उस वक्त भी मुझे पता था कि पॉसिबिलिटी ये है कि ये आधी फिल्म मैं बनाकर जो ला रही हूँ इसके आधे के पैसे नहीं मिलेंगे. ये And you हो still did सकता it. है. So it's passion for the project that made you do it, huh? It's passion for the project, and I think it's a constant. Put your money where your mouth is. हाँ, कि मैं जो करो तो सही, जाके करो तो सही, बताओ तो सही, what are you made of? तो I think मुझे अपने आप को ही अपने आप को टेस्ट करना होता है. And what did you find as a result of that test? यार मैं 4 महीने बिस्तर पे गिर गई थी. मैं इतना, मेरा जिस्म, मेरे आसाब टूट गए थे और मुझे समझ आई कि ओ ये तो खाला जी का घर नहीं है, ये तो मुश्किल काम है. इट्स अ डिफिकल्ट अंडरटेकिंग. एंड उसके बाद से मैं बड़ी इज्जत की नजर से देखती हूँ हर बंदे को जिसने फिल्म बनाई थी होती है. तो ये जो aspiring filmmakers जो हैं उनके लिए if you were to give them a takeaway, ठीक है, because this is a very valuable experience and most people don't bet their own money or their own life investment on a project like this. बड़ा hesitate करते हैं, करूँ ना करूँ, फिर उसी में जिंदगी निकल जाती है. You did it. What do you think was the takeaway for you that you would share to someone else in the same shoes as you, thinking about the plunge? So I had like अब मैं जो पे ऑफ शे ऑफ भी कर चुकी हूँ. अगर आपके पास 1-1.5 करोड़ रुपया है, 2.25 करोड़ रुपए हैं, तो आप उतने का ही प्रोजेक्ट बना लेना. आपको 25 लोगों की कास्ट और शादी की फिल्म और 8 गाने और इजी हो जाए. इजी ओवर नहीं होना है, इजी होके जाए. और थोड़ा जो आपके पास जितने पैसे हैं ना उतने में ही रैप करने वाला प्रोजेक्ट पकड़ें ताकि आप उसको कंप्लीट कर सकें. आप किसी के रहमो करम पे ना हो. उसके बाद के किसी को समझ आएगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं या नहीं. वो ट्रिकी पार्ट है और वो हर एक का जिगरा नहीं होता. मैं एक जिगरे वाली औरत हूँ. मैं इसको बर्दाश्त कर जाऊंगी, कर गई हूँ ऑलमोस्ट. तो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते और वहां पर फिर वो आगे के लिए बहुत डिमोटिवेटिंग हो जाता है. तो जितना पैसा जेब में है उतने की कहानी सोचो और उतने में उसको पैक करके आओ. और क्या कमर्शियल सक्सेस पहली फिल्म में मिल सकता है या उसको नहीं देखना चाहिए पहली फिल्म में? यार ये प्योरली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाह रहे हैं. जैसे मेरी जो इंटेंशन थी वो ये थी कि मुझे बॉक्स ऑफिस के लिए ही फिल्म बनानी थी और मुझे मेन स्ट्रीम फिल्म बनानी थी. लेकिन मुझे अपने अंदाज से मेन स्ट्रीम फिल्म बनानी थी क्योंकि मुझे हमेशा लगा है कि हमने मेन स्ट्रीम को ना एक बहुत नैरो लिमिटेड बॉक्स में कैद कर दिया है. और आप बड़ी आसान सादा कहानी भी जरा न्यू एज पैकेजिंग, न्यू एज डायलॉगिंग, न्यू एज थीमेटिक्स के साथ सुना सकते हैं जो कि आपके पाकिस्तान में साहिवाल वाला बंदा भी बैठकर देख सकता है. ये मेरा अगेन ओवर एम्बिशियस पर्सन दैट आई एम. तो ये मेरा सोचना था. अभी आप पे डिपेंड करता है आप करने क्या निकले. मुझे ऐसे लगता है कि मेन स्ट्रीम किसी की अजारादारी नहीं है, किसी की जागीर नहीं है कि हम पैरेलल बनाएंगे क्योंकि हमें जरा सोच के बनाने वाले हैं तो हम पैरेलल में चले जाएं और मेन स्ट्रीम में जिसका जो दिल चाहेगा वो उटपटांग भी बना ले बट मेन स्ट्रीम वो है. तो मुझे वो ब्रेक करनी थी वॉल क्योंकि मुझे लगता है कि फिल्म या कहानी दिलचस्प होती है या गैर दिलचस्प होती है, ये आर्ट कमर्शियल का कोई फर्क नहीं है. अगर मेन स्ट्रीम को ब्रेक करना है या ना करना है, डू यू थिंक कि जो पाकिस्तानी औरतों का रोल है, ठीक है ना, एक मेन स्ट्रीम रोल होता है, यू नो, कैन दिस बी डिराइव्ड, यानी कि क्या फिल्में जो हैं पाकिस्तानी औरतों का रोल चेंज कर सकती हैं हमारे माशरे में? क्योंकि अब तक तो नहीं किया, एक बड़ा फिक्स चल रहा है मेन स्ट्रीम. वही करना चाह रही थी मैं. तो वो एक जैसे मैं आपको थोड़ा सा इंसाइट दे सकती हूँ कि थोड़ा एक ट्रायंगल की कहानी है लेकिन ट्रायंगल में सब वैसे नहीं एक्ट कर रहे जैसा हम यूजुअली करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वो हमारे कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट में रहते हुए इस वक्त हमारे हिसाब किताब में जैसे हम एज पाकिस्तानीज जीते हैं बहुत चीजें बदल चुकी हैं ऑलरेडी. बहुत से थीम्स बदल चुके हैं, लोगों के सोचने का तरीका बदल चुका है. लोग और तो और इनफिडेलिटी को एक और तरीके से डील करते हैं. लोग
इमोशनल चेंजेस ऑफ हार्ट को बड़े डिफरेंट तरीके से भी देखते हैं. ये सारी चीजें लाइक इवन अगर आप एक छोटी सी लव स्टोरी भी उठाना चाहें तो उसमें औरतों और आदमियों वो आम जिंदगी में भी काफी बदल चुके हैं. तो इस तरह बतदरीज हम हर जॉनरा के अंदर हर कैरेक्टर के थ्रू हम न्यू एज लिखना तो शुरू करें तो वो हो जाएगा. बट ये एक बतदरीज प्रोसेस होता है, ये एक आधी फिल्म की मार नहीं होता. लेकिन इसमें बताएं जो पहला स्टेप लेगा, जो पहला कदम लेगा, जाहिर है उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा ना. आप मुझे एग्जांपल में आपको देता हूँ. द रोल यू प्लेड इन चुड़ैल्स, राइट, दैट कैरेक्टर, could that character ever appear in that same manner that you played that character, ever appear on a mainstream TV drama in Pakistan? अच्छा, अब आपको फर्क यहाँ पे समझना होगा. फर्क ये समझना होगा कि जो टेलीविजन ड्रामा है उसके बहुत सारे रेगुलेशंस और बहुत सारे लिमिटेशंस हैं. एक तो टीवी जियोग्राफिकली जिस जगह पे सेट होता है एक हाउस होल्ड में, वहीं पर आपकी लिमिटेशन पहली आ जाती है. ठीक है, कम्युनल एंड फैमिली व्यूइंग है जहाँ पर आपको थोड़ा और केयरफुल रहना पड़ता है. एक वक्त में कई उम्र के लोग एक साथ बैठकर उसको व्यू करते हैं. और दूसरा ये कि वहां पर पेमरा, पीटीए, वो सारी चीजें लागू होती हैं. तो इसीलिए ये कैरेक्टर इस तरह डिजिटल पे एग्जिस्ट कर सकता है जहां पर सबके लिए जरूर है, लेकिन नीश बकेट्स हैं ऑडियंस की, कौन क्या देखना चाहेगा. टेलीविजन पे आप वो ये नहीं कह सकते आप किसी भी जगह के टेलीविजन को वहां के सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, वहां के सोसाइटल, अगेन सिनेमा के लिए भी इसलिए हमारे सेंसर जरा थोड़े से फर्क होते हैं, मगर फिर भी वहां पर भी एक सेंसरशिप होती है क्योंकि वो भी कम्युनल व्यूइंग है. 500 लोग एक सर्टेन सोसाइटी और थिंकिंग के लोग जाकर बैठकर देखेंगे उसको. तो डिजिटल और वेब का कंटेंट बिल्कुल एक अलग बॉल गेम है. तो सबके तरीकेकार मुख्तलिफ होंगे. तो इसका मतलब ये है कि अगर टेलीविजन की इस तरह बात की कि भाई लोग मिल के देखते हैं, भाई उसमें दादी भी शामिल होंगी और 6 साल का नन्ना भी शामिल होगा, राइट, यू नो, और सब बीच में जो बैठे हुए, तो आपने वो कंटेंट बनाना है जो उनके लिए भी एक्सेप्टेबल हो और इसके देखने के भी लायक हो. और पेमरा भी एक्सेप्टेबल हो भाई. और ऑब्वियसली ऑफ कोर्स पेमरा भूल नहीं सकते. हमारे रेगुलेटर्स बहुत एक्टिव बैठे हुए हैं, तो उनको तो हमने भूलना नहीं है. लेकिन साथ में फिर फिल्में आ जाती हैं. फिल्मों के अंदर सेंसर बोर्ड है. पहले सेंसर बोर्ड को पास करें, फिर शायद आप कह सकते हैं कि ठीक है 6 साल का बच्चा नहीं होगा, लेकिन आपकी एज रेंज थोड़ी टाइट हो जाएगी, लेट्स से 20 एंड अबव हो जाएगी. उसमें फिर रेटिंग्स होती हैं, उसके अंदर रेटिंग्स आ जाती हैं. फिर डिजिटल के अंदर तो अभी फिलहाल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन जिस तरह चीजें चल रही हैं जो लग रहा है डिजिटल में भी रेगुलेशन आने वाली है. पीटीए रेगुलेट करेगा, फेसबुक कंटेंट रेगुलेट करेगा, टिकटॉक पे ऑलरेडी आपने देख लिया बैन होके पर खोल दिया, तो क्या रेगुलेशन आएगी. यूट्यूब भी हुआ था इसके साथ. तो डिजिटल पे भी रेगुलेशन आ रही है whether we like it or not. तो सवाल ये बनता है कि जो रोल ऑफ वुमेन हम सोसाइटी में दिखाते हैं, जो हम डिजिटल के थ्रू शायद पुश करना चाह रहे थे बाउंड्री को, एनवेलप को, कुछ देर बाद शायद हम पुश नहीं कर सकेंगे क्योंकि रेगुलेशन आ जाएगी. तो फिर क्या होगा? हम किस तरह से दिखाएंगे कि यार देयर इज एन एक्सपैंडेड व्यू ऑन हाउ वुमेन कैन बी इन आवर सोसाइटी. हाउ डू यू कम्युनिकेट दैट? अच्छा, मुझे लगता है कि डिजिटल पे अगर रेगुलेशन आएगी भी तो वो टेलीविजन जितनी स्ट्रिक्ट नहीं आएगी. मेरा ख्याल है, ये जाती ख्याल है. और मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में हमें थोड़े इंटेलिजेंट एवेन्यूज को परसू करना होगा. टेलीविजन में सिर्फ रेगुलेशन का प्रॉब्लम नहीं है. टेलीविजन में ऑडियंस ज़्यादा जल्दी से किस चीज़ को खुशी से देखती है और टीआरपी देती है, वो भी डिक्टेट करता है कहानियों को. जहां पर आप वेब में, टीवी उस तरह बदनाम हो गया ना कि बस हाउसवाइफ ही देखेगी, आदमी नहीं देख रहा. तो वहां पर वेब में आपको वो आजादी अभी भी हासिल रहेगी कि हर तरह के लोग देखेंगे. बच्चे अपना कंटेंट देखेंगे, यंगस्टर्स भी देखेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल कंजम्पशन है ना, अलग अलग लोग अपने फोन पे बैठ के देख रहे हैं तो वो कुछ भी देख सकते हैं. हाँ, तो रेगुलेशन शायद इस तरह की हो जाएगी कि अच्छा यार इन सर्टन यानी कि गैर इस्लामी मौजू ना हो, मुल्क के खिलाफ ना हो, देख लें. अच्छा, बहुत ज्यादा कंजम्पशन ऑफ आप किसी ऐसी चीज प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस ना दिखाएं, उस तरह ना दिखाएं, मतलब उसको इंटेलिजेंटली कर लें. लेकिन आप कम से कम, मुझे लगता है कि वेब में फिर भी उन रेगुलेशंस में सिर्फ सास बहू पे आपको या फैमिली ड्रामा पे आप लिमिटेड नहीं रहेंगे. वो इटसेल्फ एक बहुत खोल देगा चीजों को. ये मेरा सोचना है. बट अगेन यू नेवर नो. But I am being hopeful and optimistic right now because I'm a content maker in this country. मेरे पास कहीं और का पासपोर्ट नहीं है,
تو میں ابھی ہوپفلی اور آپٹمسٹکلی سوچنا چاہتی ہوں کہ اتنا ہی. مجھے ایک بات بتائیں, ایز اے کانٹینٹ میکر پاکستان میں, I discussed it with Asim Abbasi as well, there is a dearth of good script writers. لانگ فارم کے لیے 24 ایپیسوڈ میں کہانی ختم کرنی ہے تو اس کے لیے تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ کہانی چلتی رہے گی. لیکن شارٹ فارم 90 منٹ, 120 منٹ, 60 منٹ کانٹینٹ, یعنی کہ let's say movie content, right, or even let's say a digital short, 10 episode short, 6 episode short کے لیے writers کی کمی ہے. یہ کمی ہم دور کیسے کر سکتے ہیں؟ Practice, more work in this area, everything, all یعنی کہ کام آئے گا تو, یعنی کہ basically someone has to finance the work. ہاں جی, فائنانس سے ورک. اور ابھی بھی جیسے کام کر رہے ہیں نا لوگ, اب انہوں نے یوٹیوب پہ چھوٹی چھوٹی سیریز بنانی شروع کر دی ہیں. لوگوں کا دھیان وہاں جانا ضروری ہے, آرٹسٹ کا دھیان وہاں جانا شروع ہو گیا. بہت عرصہ سے ہم صرف ٹیلی ویژن میں کھوئے ہوئے تھے, ٹیلی ویژن اچھے پیسے بھی دے رہا تھا, ضرورت نہیں پڑ رہی تھی کچھ اور سوچنے کی, لیکن اب سب کا دھیان وہاں جا رہا ہے. ہاتھ سے جتنا کام نکلے گا اتنا بہتر ہوتے جائیں گے سب. یہ ہر چیز پہ اپلائی کرتا ہے. ہمارے پڑھا نہیں سکتے کلاسز کے اندر, یعنی کہ اسکولز کے اندر اور پڑھاتے بھی ہیں. بہت سارے شارٹ کورسز بھی اب اس وقت اویلیبل ہیں, آن لائن کورسز اویلیبل ہیں, لوگ لے بھی رہے ہیں ان کورسز کو, یوٹیوب پہ ویڈیوز اویلیبل ہیں. بٹ اگین دس از اے کرافٹ دیٹ از اونلی, آئی تھنک اٹ بیکمز بیٹر ود پریکٹس. لاٹس آف ڈرافٹ. So when do you think, ٹھیک ہے, آن لائن کورسز آر اویلیبل, یوٹیوب پہ بہت کانٹینٹ ہے رائٹنگ کا, اور یوٹیوب پہ تو ہر چیز, آئی کال اٹ یوٹیوب یونیورسٹی بیکاز یو ول فائنڈ ایوری تھنگ دیر, رائٹ. یہ پریکٹس اور اس آن لائن ٹریننگ کا ہمیں جو ریزلٹ ہے, when will we start seeing that translate into our dramas, into our movies, and into the mainstream? How long do you think that will take? I don't think I'm equipped to answer that question. مجھے نہیں پتا اس کا جواب. Couple of years, because as people practice content, we should expect them to hit the mainstream in a few years, right? Yeah, it'll start permeating, sort of that what is trending on digital might move into television in a more watered down way. I don't know, 2 سال تو مجھے پتا نہیں, میں نے ابھی بولا مجھے جواب نہیں پتا, لیکن مجھے 2 سال کم لگ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ لگے گا. زیادہ لگے گا. So what's the next project you have in the pipeline? What's next? اب گھر بیچ دیا, فلم آدھی بنی ہے, اس کو کمپلیٹ کیوں نہیں کرنا ہے؟ یار وہ تو چل رہی ہے نا فائنانسنگ کی باتیں ادھر ادھر. لوگ انٹرسٹ شو کرتے ہیں, ہم ان کو پریزنٹیشن دکھاتے ہیں, پھر ان کو ٹریلر دکھاتے ہیں, ان کو گانے سناتے ہیں, ان کو سب بہت پسند آتا ہے. پھر وہ Is it difficult being a woman filmmaker in Pakistan? Of course. Why is it so? Because عورت پہ اعتبار کرنا ذرا مشکل کام ہے بزنس میں. In business, I mean, we depend on our wives, for their children. We depend on our mothers for everything, as human beings. So women play a very important role in our lives. تو business میں کیوں نہیں اعتبار کر پاتے؟ اب یہ تو پاکستانی آدمیوں سے پوچھنا پڑے گا جن کی جیب میں پیسے. What's your view on this? وہ تو پوچھ گے, نہیں پتا, وہ پتہ نہیں, شاید وہ حالانکہ لکھ کر بھی لے آئی. Experience issue? Do you think it's an experience issue? پتہ نہیں, ایکسپیرینس شاید ہوا ہی نہیں ہوتا نا. جیسے ابھی میں ان سب کے پاس گئی, جن لوگوں کے پاس میں نے سوچا, بعد میں مجھے ایسے لگا کہ پتہ نہیں شاید ان کو یہ ڈائجسٹ ہی نہیں ہو رہی بات کہ یہ لکھ بھی لائی ہے, ڈائریکٹ بھی کر لائی ہے, خود ایکٹنگ بھی کر لی ہے بیچ میں, باقی سب سے بھی اچھی کرا لی ہے, میوزک بھی ٹھیک ہے, اور پیسے بھی لگا دیے اس نے خود آدھے. پتہ نہیں پھر کیا مسئلہ ہے, مطلب ہر چیز کر لیے اور اپنے پیسے لگائیں. دیکھیں جب دھندے کے اندر بندہ اپنے پیسے لگائے, ہاں, maybe it's not a good product. I mean everything can be finessed, right? Good edit, good polish. پتہ نہیں کچھ تو ہوگا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ عورت کو بڑی گارنٹی کے ساتھ آنا پڑتا ہے, آدمی کو اتنی گارنٹی کے ساتھ نہیں آنا پڑتا. یہ ایک فرق ہے. گارنٹی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب لائک اس کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیمپ پیپر پہ لکھ دے کہ یہ سکسیسفل ہوگا, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ایسی عورت ہے جس نے جا کے آسکر 2 دفعہ جیتا تھا, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ تو کوئی گارنٹی نہیں تھا جب اس نے کانٹینٹ پہلی دفعہ کریٹ کیا, ٹھیک ہے, وہ تو کریٹ ہو گیا, چل گیا, تو وہ بھی ایک مطلب وہ بھی تو ہوا ہے. ہمارے پاس اس واپس ہمارا واحد ملک ہے جہاں پہ ایک عورت پہلی وزیر اعظم تھی مسلمان ملک کی. ہاں, تو اس کو زندگی آسان کی بھی تھی لوگوں نے, اس کا وزیر اعظم بننا جتنا مشکل بنا دیا تھا. It was almost next to impossible. She was thrown in jail. She was thrown out of the country. She was
publicly maligned, she was called names, she was, what all was not done to her. But it happened. So And it was the first in the Muslim world. So you never know. But वही anomalies हैं ये हमारे यहाँ, ये convention नहीं है, आप anomalies हैं ये, these are not रोज की बातें. तो जो बात मैं आपसे कर रही हूँ, ये कह रही हूँ कि ये यहाँ का रिवाज नहीं है. रिवाज नहीं है, ये तो जरूर है. मार धाड़ तोड़ ताड़ के कोई निकल जाए और कुछ कहे कि बस अब मैं तो बैठ ही गया हूँ यहाँ पे, तो मैं भी तो बैठी नहीं हूँ ना, करी जा रही हूँ काम और पिच भी किए जा रही हूँ, कर्जा भी उतारे जा रही हूँ. तो बस ठीक है, अगर ये होगा तो होगा, नहीं होगा तो ये नहीं होगा, कुछ और कर लेंगे. तो द थिंग इज कि बनाना भी नहीं छोड़ा ना. तो वही तो बता रही हूँ, लॉकडाउन में एक और 90 मिनट्स का मोनोलॉग बना लिया, उसमें और कोई नहीं है, वो 10 लाख में बन गई है चीज. तो लगे रहे. That's good. अब कन्वेंशन पे दोबारा आते हैं. I'm going to touch on, you broke convention. हमारे यहाँ सोसाइटी में बड़ा मुश्किल होता है कि बंदा अपनी पसंद से शादी करे, ठीक है ना. You broke convention and you did that. Was it difficult to take that decision? No, never. It was never difficult, No. Because एक होता है ना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहें, LKK. I think those are the three acronyms. How do you evolve that thought process? Because there's a lot of people out there, they're stuck in that कि मेरे parents decide करेंगे कि मैं job कौन सी करूँगा, मेरे parents decide करेंगे मैं शादी कहाँ करूँगा. तो उसको break करने के लिए what would you say are some of the ways a person should think? Again, you see, I don't know how to break from it because I was just always like this. So मेरे पास इसकी trick नहीं है बताने को. I don't know how to tell people how to do this because मेरे दिमाग में इस बात ने कभी factor in ही नहीं किया. मुझे अपने आप को convince करना होता है. बस. Actually, that's a very valid point. अपने आप को convince करें and then you stick to your guns and you move through it. I think इसका pros and cons weigh करके, मतलब whatever your instinct and your gut is, which you touched on earlier, you go with your gut and your instinct, right? Yeah. I think that's what's I hope I don't sound here. cocky here. Actually, I'm the opposite of cocky. What I'm trying to say is कि cocky ये होता कि मैं इतनी cool हूँ कि मैं तो break कर लेती थी. नहीं, मैं कुछ thought ही नहीं आई है मेरे दिमाग में कभी कि कुछ break करना है. भाई ये करना है, अब ये समझ आ रहा है तो सही है, ये अब कल को ये नहीं समझ आएगा तो भी ठीक है, और कुछ और समझ आ जाएगा तो भी सही है. इंसान हूँ तो, मतलब पत्थर थोड़ी हूँ. तो समझते समझते 5 साल बाद या let's say 10 साल बाद, finish the sentence. 10 साल बाद Yasra Rizvi is 10 years later. How would you finish that sentence? Yasra Rizvi is. I could be living in a cave. So 10 years later, Yasra Rizvi is living in a cave. Never know. Yeah. But what would you want it to be? Reality, you're a realist, like you said, but if you had to, let's say, envision or imagine something, right? What would that be for you? A couple of years, last year actually, I changed all my bios on all my social media portals to nobody. Okay. And before it said kahin actor likha hota tha, kahin writer likha hota tha, but I went to all places and I changed it to nobody because I was actually sitting one night and I was writing. And then I read something somewhere as well उससे कुछ time पहले कि अपने आप को noun नहीं बोलो, verb में बताया करो जो कर रहे हो. तो actor नहीं हो तुम, acting कर रहे हो, chef नहीं हो, cooking कर रहे हो. तो मैंने कहा अच्छा ये एक interesting चीज है क्योंकि आप कितने आजाद हो जाते हैं इससे. तो उसी तरह मैंने अपनी जिंदगी में जिंदगी को रोज करती हूँ. बस में रोज जो करना है, आज अब जो मेरे सर पे फटीक टली हुई है वो मुझे करनी है, लेकिन ऐसे लंबे इरादे मैं कहीं मुझे जहां ले जाएगी जिंदगी में चली जाऊंगी उसके साथ. So इसको maybe a nice way to say it is you do today till tomorrow comes. Yeah. और जहां भी ले जाएगी मैं उसके साथ खुश हूँ, जहां भी ले जाएगी मुझे. It's okay. That's a very unique way to think about things. Now I'm going to come and we're going to start winding up. But before we wind up, your favorite piece of poetry that you've written, can you share that? अभी मैंने एक और पॉडकास्ट पे भी यही पीस पढ़ा था क्योंकि मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है. और इट्स फर्ज करो कि इंसान ही खुदा होता
تو کیا ہوتا؟ فرض کرو اگر انسان ہی خدا ہوتا تو کیا ہوتا؟ غم زندگی کے ہم سے شاید نہ سنبھالے جاتے، سانس لیتے تو سزا ہوتی، روز حوالات میں ڈالے جاتے، لغزشیں جو وہ گنتا ہی نہیں ان پہ دن رات اچھالے جاتے، جنت تو کیا زمین سے ہم سب ہی نکالے جاتے. کہ انسان تو انسان ہے، بھگوان نہیں ہے، رحیم نہیں ہے، رحمان نہیں ہے، تبھی تو اس کے بس میں یہ زمین نہیں ہے، آسمان نہیں ہے. واو، ویری نائسلی سیڈ. اردو زبان اتنی خوبصورت زبان ہے، جو ایکسپریشن اردو میں ملتا ہے، جو الفاظ اردو زبان میں موجود ہیں وہ انگریزی زبان میں ہے ہی نہیں. یہ بات ایک فیکٹ ہے. ہاں، اور لیکن بڑی سرپرائزنگلی جو باتیں مجھے صرف انگریزی میں کہنی ہوتی ہے نا، وہ میرے اردو میں بھی نہیں مجھ سے کہی جاتی. یہ بھی بڑا سین ہے. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جس زبان میں آپ اپنی سوچ کو واضح طور پہ بیان کر سکیں، اسی زبان میں وہ سوچ بیان کریں، چاہے وہ انگریزی، اردو، پنجابی، سریکی، سندھی، بلوچی، جو بھی ہو. اگر سوچ ایک زبان میں ہو، اسی زبان میں کوشش کر کے عرض کر دیں. ادروائز اٹس اوکے، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کون سی زبان بولتے ہیں، انگریزی بول رہے ہیں، اردو بول رہے ہیں. آل لینگویجز آر اے وے ٹو کمیونیکیٹ واٹس ان ہیئر. لائک میرا اور جگنو چودھری کا ایک فیوریٹ ورڈ ہے which starts with F. And I think there is no other language in which I can ایگزیکٹلی. اب وہ اس کے لیے تو صرف انگریزی زبان موجود ہے نا. تو وہ آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کریں بھی نہ تو بہتر ہے. وہ بھی نہیں پاتا، وہ افیکٹ ہی نہیں ہے، فیل ہی نہیں ہے. فیل از the word I was talking about. Feel. Yes, sir. It was really entertaining talking to you. Really enjoyed the session. Thanks for taking the time. And best of luck with your projects. Please don't sell more houses to finance yours. If you need I help don't with have any financing, even when you get your next one, we'll help you with financing and finding you the right investors. But good luck, and look forward to having you back here again. And thank you everyone for tuning in to episode 19 with Yasra Rizvi. Stay tuned for the next one. Bye-bye. Likewise. Thank you. Bye. Bye, Yasra.